हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आरआरबी एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो ये उसका जो है दूसरा क्लास है। पहला क्लास आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज हम जो प्रीवियस ईयर करने के क्वेश्चन जो है 50 सोल्व करेंगे। पिछली बार भी हमने जो है 50 क्वेश्चन किए थे। तो चलिए जो अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है रक्त का कौन सा घटक भोजन और CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का संवहन करता है। इनका जो संवहन कौन करता है रक्त में, तो वो करता है प्लाज्मा। ठीक है, ध्यान रखना आपका, कौन करता है? प्लाज्मा। सेकंड क्वेश्चन है, पानी से भरे एक गिलास में रखे गए नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक जो आकार होता है उससे जो बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं कैसे जो बड़े ये प्रतीत हो रहे हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि प्रकाश की घटना से ही होंगे। जैसे प्रकाश का अपवर्तन तो ये हो गई, और प्रकाश का परावर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे जो है प्रकाश की घटनाओं के बारे में आपको दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश का अपवर्तन, इसमें क्लियर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व। ये पहला तत्व ने पूछ के पहला धातु पूछ रहा, धातु वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, तो लिथियम हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। देखेगा, हम चलते हैं, ये हमारी जो है पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, मॉडर्न। तो ये हाइड्रोजन रहा। ठीक है, ये अधातु है। फिर इसके बाद इधर लेंगे हम। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये है, नहीं कि ऐसे आएगा। ठीक है, आवर्त में चलते हैं हम ऐसे गिनने के लिए। ठीक है, तो हीलियम भी अधातु। इसके बाद आता है लिथियम। तो लिथियम ही जो क्या है, मेटल है हमारा। यहाँ पर देख सकते हैं इस कलर के जो यहाँ पर जो है एल्कली जो मेटल है उससे दिखा हुआ है, यानी कि क्षारीय धातु। ठीक है, ये पूरी जो है धातुएं हैं। तो पहला तत्व कौन सा आता है? लिथियम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की जो गैस, किसको करते हैं? लेड नाइट्रेट को। जब PbNO3 जो है लेड नाइट्रेट होती है। ठीक है, जब गर्म करते हैं तो इससे क्या बाहर निकलेगी? NO2 जो है गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो NO2 इससे गैस निकलेगी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं NO2 ही गैस इससे बन रही है। वैसे O भी, ऑक्सीजन भी बनेगी, लेकिन इसका जो संयोजक आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको ही आपको प्राथमिकता देनी, ये ध्यान रखने के लिए। अगर वैसे ध्यान रख जाए तो ठीक है, तो NO2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव थे। प्रकाश संश्लेषक जीव है जो ये ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ आप जो ये जो है इसका जो है चित्र देख सकते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन किससे संबंधित है? तो साइटोकाइनिन है कोशिका का जो विभाजन होता है उससे संबंधित है। ठीक है, कोशिका के विभाजन से। नेक्स्ट है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? पिच के लिए बोल रहा है। पिच जैसे पतली, भारी, ये जो क्वालिटी होती है इसे जो ध्वनि की पिच कहा जाता है। ठीक है, तो ये आवृत्ति पर जो है निर्भर करती है। इसमें जो है ध्वनि के जो है सभी अभिलाक्षणिक गुण दिए जाएंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा सूत्र होता है CO2। ठीक है, तो 27.3% होता है। देखेगा, अगर आप भूल भी जाते हैं तो ये जो है 3 इसमें मॉलिक्यूल है, एक कार्बन और 2 जो है ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, तो हम ऐसे मान सकते हैं तीनों का जो है बराबर हिस्सेदारी होगी। तो यानी कि लगभग 30-30 हम देख सकते हैं सभी को, जो 3 इसमें, क्योंकि 2 तो ये ऑक्सीजन के, एक कार्बन का, तो 30-30 90, थोड़ा और बच रहा। तो ये देखेगा एक ही जैसे है, क्योंकि ये डबल है, जुड़वा। तो ऐसे आप मान सकते हैं इनके पास ज़्यादा है। ठीक है, बचा 30, तो इससे कम कर दो वो, तो 27 के लगभग आपको ध्यान रखना है। ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। तो 27.3% जो है कार्बन की, ओनली C के लिए बात कर रहा है, कार्बन के लिए बात कर रहा है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? जो ठोस CO2 होती है उसे क्या कहते हैं? तो सूखी बर्फ या फिर शुष्क भी नाम दे सकता है, ठीक है, शुष्क बर्फ इसे कहते हैं। नेक्स्ट है अधातु ऑक्साइड जो होते हैं किस प्रकृति के होते हैं, उनकी नेचर क्या होती है? तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं अधातु। और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय, ठीक है। तो ये इससे ध्यान रह जाएगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के क्षारीय। नेक्स्ट है किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पिछली बार जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं किससे? स्थितिज ऊर्जा से, ठीक है। आप जो है इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे कि हम जो ये रबर लेते हैं, इसकी लंबाई जो x है और फिर जो लंबाई तो ये नेचुरल लंबाई है, लेकिन खींचने पर जो बढ़ता है रबर, तो हम ये मानते हैं ये जो है इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ टोटल डेल एक्स, और तो x प्लस डेल एक्स हो जाएगा ये। तो देखेगा ये खिंची हुई अवस्था के लिए पूछ रहा है। जब तक खिंचा है तब तक स्थितिज ही जो ऊर्जा जो इसमें विद्यमान होगी, स्थितिज ऊर्जा। क्यों? गतिज ऊर्जा तब होगी जब हम इसे रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, ये वापस अपनी स्थिति में आने के लिए एक तरीके से गति करेगा, मोशन करेगा, हिलेगा ये, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम लेते हैं धनुष का भी जो ये आता है, अगर आप खींचा हुआ है तो ये अपनी स्थिति में है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा इसमें होगी। और जब छोड़ देंगे तो प्रश्न ऐसे भी आता है, जब आप धनुष को छोड़ देते हैं तीर को खींचे हुए, तो कौन सी ऊर्जा उसमें विद्यमान होती है, या फिर खींचने पर कौन सी तो गतिज ऊर्जा वहाँ पर होगी। अगर इनको छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर प्रश्न ऐसा आता है कि तने हुए रबर को छोड़ने पर कौन सी ऊर्जा जो है निकलेगी, या फिर स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। ये बहुत सारे जब मैं क्वेश्चन देख रहा था लास्ट ईयर के, तो उनमें बहुत ज़्यादा जो मुझे ये एग्जांपल मिले अलग अलग शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, तो मैंने एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एम्फीबिया होते हैं उभयचर, ठीक है। कई बार जो है हिंदी शब्द ने देकर इंग्लिश दे देता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है एम्फीबिया को किस समूह में रखा गया, ठीक है। हम जो है अलग अलग समूह में बांटते हैं, ठीक है, मेमल्स को अलग ऐसे, है ना, आपको ध्यान होगा। तो इसमें जो ब्रायोफाइटा है, ठीक है, इसकी जो है अलग से जो क्लास होगी उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम, देखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट में को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं। तो देखिएगा अगर आप इसे सूत्र बना लेते हैं तो सिंपली यहाँ से दिख रहा है कि ये जो है किस में टूटेगा, यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो ये बनेगा Na, ये CO2 अलग से बना लेगा, ठीक है, गैस है, और इसका एक O यहाँ से बचेगा और O और H जुड़ जाएंगे, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है। ऐसे आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर है इस तरीके के जो क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पर। ये रटने वाली बात हो गई, लेकिन इसको समझना है आपको, ठीक है। गतिज ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो K बराबर होगा यहाँ पर 1/2 mv², ये इसका फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। तो यहाँ पर m मास और v वॉल्यूम यहाँ पर दिख गई है, सॉरी वॉल्यूम आयतन को बोलते हैं, इसका ध्यान नहीं। तो m और v ये वेग को डिनोट करता है, तो यहाँ पर सिंपली दिख रहा है किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर, सिंपली सूत्र से ही दिख रहा है। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी बनते हैं, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि इससे जो न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि अभी ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये आपको सूत्र भी ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि या आवर्त और 18वें समूह में रखी गई नोबल गैस है। नोबल भी नहीं देता तो भी आर्गन ही इसका आंसर आएगा। कैसे, ये हम चलते हैं आवर्त सारणी में, ठीक है। तो देखिएगा तीसरी, तो ये बोल रहा है
तीसरा तो ये आवर्त, ठीक है, तीसरा ये आवर्त और 18वां ये वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से हम मिलाएंगे तीसरे आवर्त और ये 18वां, तो कहाँ पर क्रॉस करेगा, तो आर्गन पर ये क्रॉस कर रहा है, यानी इसका आंसर आर्गन होगा। इसे आप निकाल सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए बताया, आपको ऐसे कट नहीं करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान होने चाहिए एलिमेंट्स के नंबर। जैसे छठे आवर्त और 15वें वर्ग से पूछ ले, तो छठे आवर्त से हम चलते हैं और 15वें, तो कहाँ पर क्रॉस कराइए, हम इसे देख लेते हैं। बिस्मित पर ये क्रॉस किया है, ठीक है। ऐसे ही जो आपसे पूछता है तीसरे आवर्त, छठे वर्ग, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसे करते हैं हम क्लियर और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कहाँ तक हम पहुँचे थे, उनका हो ही गया। नेक्स्ट है पौधों को कठोर और जो मजबूती होती है, पौधों में कठोरता और मजबूती वो किसके द्वारा होती है, तो एक ऊतक है, टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा जो है इसमें मजबूती होती है। इसका हिंदी में नाम आता है क्या नाम है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो ये जो इसका साइड से व्यू है, ये इसका ऊपर से क्रॉस सेक्शनल व्यू है और ये नोक्टिडिनियल व्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है शुष्क सेल होता है, उसमें जो कौन से रूप में जो है ऊर्जा संग्रहित होती है। जो शुष्क सेल होता है, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रोड वगैरह होते हैं, तो रासायनिक रूप में होती है, ठीक है। उनमें रासायनिक घोल ही तो भरा जाता है, ठीक है, इसलिए जो रासायनिक ऊर्जा इसमें संग्रहित होती है। नेक्स्ट है 1 वाट किसके बराबर होता है, यानी इसका सूत्र पूछे एक तरीके से, तो जूल प्रति सेकंड, यानी जूल बटा सेकंड। आप कैसे ध्यान रखेंगे, डब्लू या मतलब कि वाट जो मात्रक होता है वो होता है शक्ति का, ठीक है। तो शक्ति बराबर होती है कार्य करने की दर, कार्य बटा दर मतलब समय, समय के सापेक्ष ही होगा। तो कार्य के हमने ले लिया जूल और समय का ले लिया सेकंड, तो ये बटा यहाँ पर लगा ही दिया, तो किसके बराबर होगा, जूल प्रति सेकंड के बराबर, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस तरफ रखा हुआ है, मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं, तो ये जो बाईं ओर रखा गया। हमने बात की क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, जो चलते हैं चलो हम आवर्त सारणी में। तो ये जो इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है, तो लेफ्ट में हमारे देख सकते हैं ये जो क्षारीय धातु है और ये क्षारीय मृदा धातु है, तो ये मेटल्स है। इंग्लिश में आप कह सकते हैं एल्कली मेटल्स और एल्काइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ये बाईं ओर आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगर अक्रिय गैस इनके बारे में आपसे बोला जाता है तो ये सारणी के दाईं ओर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भार की एसआई इकाई क्या है, भार जो होता है वजन, उसकी एसआई इकाई, तो इसका मात्रक जो है न्यूटन होता है, इकाई जो इसकी। तो इसको आप कैसे समझेगा, देखेगा द्रव्यमान और जो है भार में आप जो कंफ्यूजन होते हैं, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान की जो है एसआई इकाई होती है, एसआई मात्रक होता है, वो होता है किलोग्राम, केजी। भार का होता है न्यूटन, न्यूटन भार का हम जो वजन को बोल सकते हैं, ठीक है। द्रव्यमान होता है उस द्रव्य यानी कि पदार्थ के अंदर मॉलिक्यूल्स के मान कितने उसमें मॉलिक्यूल है। तो देखिएगा द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार चेंज हो सकता है, ठीक है। पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु उसका भार जो है अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा, 1/6 होता है, आपको ध्यान होगा। 60 किलो की वहाँ पर जो है 10 की हो जाती है, तो भार चेंज होता है, द्रव्यमान नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाता है 60 किलो की 60 किलो की जो है वस्तु है, उसको जो है चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, तो 60 ही रहेगा, ठीक है। जबकि भार चेंज हो जाएगा, भार या फिर वजन देगा नहीं, वो भार ही पूछेगा,
अगर दे भी देता तो दोनों का पर्याय है वैसे, ठीक है। तो भार चेंज होता है, उनका वजन चेंज होता है, जबकि मॉलिक्यूल्स जैसे हम कोई पदार्थ लेते हैं उसके अंदर मान लो कि 20 से तो ज़्यादा मॉलिक्यूल रहते हैं, लेकिन 20 हम मान लेते हैं मोटा मोटी, ठीक है। तो अगर हम उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल हट तोड़ जाएंगे, 20 के 20 ही रहेंगे, ठीक है। अब आदमी है वो एक आदमी है, तो वो चंद्रमा पर जाएगा तो भी तो एक ही रहेगा, वो आधा तोड़ी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका वजन जो है वो घट जाएगा। तो इसके अंदर जो अणुओं की संख्या होती है उसको कहा जाता है द्रव्यमान। द्रव्य यानी पदार्थ, और उसका मान मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके, उस आधार पर ये गणना होती है। ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। द्रव्य यानी पदार्थ का मान, और ये भार यानी कि वजन, वजन बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो ये कंफ्यूजन भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण जो अत्यधिक खून जो बहने लगता है। तो विटामिन के की जो वजह से जो है खून बहता है। कैसे आप ध्यान रख सकते, के फॉर खून, ठीक है, के फॉर खून। पौधों में जो बोनापन होता है, बोने जो पौधे होते हैं वो किस कारण होते हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं, जिब्रेलिन द्वारा, ठीक है। जिब्रेलिन, ये जेड से होता है, उससे होता है, ध्यान नहीं मुझे। तो जिब्रेलिन से कैसे हम इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेन बात तो ध्यान रखने की होती है। तो देखिएगा, बोनापन है, बोना होता है छोटा, ठीक ना, इसको बड़ा पेड़ बनाना है, बोनेपन पर कंट्रोल करना है। तो देखिएगा, जिब्रे से आप ध्यान रख सकते हैं जिराफ, जेड फोर, जिराफ की जो इसमें साउंड आपको लेना है, तो ये बड़ा होता है, लंबा होता है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, इसको लंबा करना है या कंट्रोल करना है, इसे ध्यान रख सकते हैं जिब्रेलिन के द्वारा, और उसमें यह नाम मिलेगा, ऐसे नहीं आपको जिराफ ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है, पहले हम इसे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति है तो उभयधर्मी, इसकी आपको ध्यान रखना। एल्यूमिनियम होता है, Al2O3, ये जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। और भी जो होते हैं ZnO, ये भी जो है उभयधर्मी होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको ध्यान रखना है, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो इनकी जो प्रकृति होती है ऑक्साइड की, वो उभयधर्मी होती हैं, दोनों ही ये हो सकते हैं, उभय का मतलब, ठीक है, मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी। नेक्स्ट है, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है। तो फास्फोरस की परमाणुकता 3 है। कैसे, जैसे हाइड्रोजन की 2, यानी वो अकेले नहीं रह सकता, 2 परमाणु के रूप में रहता है वो, ठीक है। वैसे ही फास्फोरस P3 के रूप में रहता है, ठीक है। तो फास्फोरस की परमाणुकता 3 हो जाएगी, क्या होती है। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस किसे कहते हैं। तो वो कहते हैं N2O को, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ये टाइपिंग में नीचे नहीं आता है, इसलिए मैं जो ऐसे लिख दिया हूँ, ऊपर घात तो लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के जो है वाहक होते हैं, संचरण जिनके माध्यम से होता है, वो जीन आपको ध्यान होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ईजी भी है, हम बचपन से पढ़ते आते हैं, तो ये पूछा भी जाता है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किनके द्वारा दिए गए। तो प्रकाश P4 प्लांक, ये मुझे तो वैसे ध्यान ही है। तो आपको इसे कैसे ध्यान रखना है, इसको साथ में ही जो नाम ध्यान रखना है, कैसे, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ऐसे क्वांटम सिद्धांत याद न रख के, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत याद न रख के आपको ध्यान रखना प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, यानी प्लांक ने दिया है जो क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग भी आ सकता है। जिग जैग जो लाइन होती है वो किन को अलग करती है, धातुओं को अधातुओं से, मेटल को नॉन मेटल से। कैसे, हम वो देख लेते हैं, जिग जैग लाइन, ठीक है। 10 पर है हम, अभी चलते हैं 2 पर। ये रही जिग जैग लाइन, येलो से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कलर हम देखते हैं, ये अदर मेटल्स, ये मेटल्स है। ये कलर हम देखते हैं, ये नॉन मेटल्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप हाइड्रोजन का इनका कलर देख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का हमें पता है नॉन मेटल है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, कार्बन को तो हम जानते ही हैं, गैस है, नॉन मेटल है। तो ये जो धातुओं को
अधातुओं से अलग करती हैं। नेक्स्ट है मानव हड्डियाँ किस प्रकार के ऊतक है? संयोजी। तो संयोजी आप कैसे ध्यान रखेंगे, रटने वाली बात बिल्कुल नहीं है इसमें। देखिएगा हड्डियाँ हमारी जो है जुड़कर जो है बनी होती है, ऐसे जुड़ कर, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, संयोग जुड़ना, ठीक है। तो संयोजी प्रकार की हमारी हड्डियाँ हैं। नेक्स्ट है जंतुओं के इकाइनोडर्मेटा समूह में विशेष रूप से रहने वाले जीव, समुद्री जीव आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो समुद्री जीव होते हैं इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। स्टारफिश वगैरह आ जाते हैं इसमें, एंटीडोन आ जाते हैं, और ये आ जाते हैं अर्चिन भी बोलते हैं इसे, और ब्रिटिल तारा, और ये होलेथुरे, ये रहे इसके नाम भी यहाँ रहे, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा में ये आते हैं 5, आपको ध्यान रखना स्टार, ठीक है। नेक्स्ट है अमोनियम जो क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड जिसे हम जो डिनोट करते हैं NH4Cl से, जो ये कर सकता है क्या, डैश यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी पूर्ति करना, तो ऊर्ध्वपातन कर सकता है जिसे कपूर करता है, ठीक है। तो देखेगा जब हम इसे जो है जलाते हैं, ये आपने प्रयोग किया होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो द्रव में न बदल कर गैस में बदल जाता है, ठोस होता है। अमोनियम क्लोराइड या आप ये इसका चूर्ण भी ले सकते हैं, कपूर का, दोनों इसमें वर्क करता है, तो डायरेक्टली जो ठोस जो ये जमा हो जाता है, ठीक है। अमोनियम जो क्लोराइड होता है NH4Cl, हम इसे नौसादर भी कहते हैं, ठीक है, नौसादर हिंदी में। नेक्स्ट है बल की परिभाषा जो है, बल की परिभाषा को न्यूटन के गति के किस नियम के आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? तो गति का पहले नियम के आधार पर। एक होता है गति का समीकरण और एक होता है नियम, ठीक है। तो इसमें जो बल की परिभाषा दी जाती है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है, पहले नियम को, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौन सा जानवर अपना लिंग जो परिवर्तित कर सकता है, ठीक है, तो वो है स्नेल, ये रहा स्नेल, इसे घेंगा भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो दोनों नाम आपको, इंग्लिश नेम भी आपको ध्यान होना चाहिए, स्नेल या घेंगा। नेक्स्ट है रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा जो पाया जाता है हमारा शरीर में किसके परिवहन के लिए जो जिम्मेदार होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन के लिए। पहला ही जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो है रक्त में कौन सा घटक CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का संवहन करता है, तो प्लाज्मा, ठीक है, बाद में जो करता है। तो ऑक्सीजन का भी जो है कौन करता है, प्लाज्मा। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है क्या कि ये CO2 का भी कर रहा है, इसका भी, तो देखेगा जो सांस लेने के बाद जो है शुद्ध जो ऑक्सीजन आता है वो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो उसमें प्लाज्मा होता है, आपको ध्यान नहीं होगा, रक्त में। तो शुद्ध को ले जाता है, लेकिन जब ये वापस जा रहा होता है तो ये अपने साथ जो है कचरे को, मतलब जो है हम अवांछनीय जो गैस वगैरह CO2 वगैरह, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए, अब ये जा ही तो रहा होता है, ऑक्सीजन दे देता है और फिर CO2 उनसे लेकर वापस जाता है, तो ऑक्सीजन का भी और CO2 का भी जो है आप इसे जिम्मेदार मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है सरसों किस प्रकार का फूल है, इसे लिंग के आधार पर आपको बताना है। तो सरसों जो है उभयलिंगी है, ठीक है, दोनों ही एक फूल में आपने देखा होगा बीच में जो है मादा भाग होता है और बगल में इनके जो पुंकेसर होते हैं जो है पुरुष वाले भाग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जंतुओं का सबसे बड़ा जो समूह कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा में रखे जाते हैं कीट पतंगों को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये चित्र कौन कौन से इसमें चित्र हैं, किन किन जीवों के चित्र हैं इनमें, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा जो है सबसे बड़ा जो है समूह है, जैसे इकाइनोडर्मेटा ये हमने लिए थे अभी, ठीक है।
नेक्स्ट है धातुओं में आमतौर पर सबसे भारी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो 5 से 7 या 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिलअप हो जाता है उसमें। नेक्स्ट है तार की जो है लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की जो रीडिंग होती है वो आधी रह जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, एमीटर की जो रीडिंग आधी रह जाती है। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स ने उस समय तक, जो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है सारेगामा वाला, उसकी हम बात कर रहे हैं, उस समय ज्ञात कितने तत्वों को जो है अपने अष्टक आवर्त सारणी में जो है व्यवस्थित किया था, तो वो है 56। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ये एग्जाम में पूछा जाता है और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ले रहे हैं वैसे। तो 56 तत्व को जो इन्होंने जो व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट है असंतृप्त जो यौगिक होते हैं उनके दहन, उनके जलन के समय किस रंग की जो लो दिखाई देती है, तो वो पीली जो है असंतृप्त पीली आपको ध्यान रखना। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान पीली जो है लो दिखाई देती है या निकलती है। नेक्स्ट है किस प्रकार के जो परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युत जो उपकरण है वो कार्य करना बंद कर दे तो सभी उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। यानी अगर ऐसे हम बोल सकते हैं, अगर जो परिपथ है उसमें कई सारे उपकरण लगे हुए हैं, यानी कि वो अलग अलग परिपथ बने हुए हैं, अगर एक परिपथ जो खराब हो जाए, बीच में से उपकरण खराब हो जाता है, तो सीधी सी बात है जो परिपथ जो है क्रॉस हो जाता है, वहाँ से वो जो है उसका संपर्क टूट जाता है, तो क्या बाकी लगे हुए जलेंगे या कैसे रहेंगे, तो इसके लिए हम समझते हैं उसके लिए कौन सा जो सर्किट होगा। तो उसके लिए हमें जो है समांतर जो परिपथ में या पार्श्वक्रम भी हम इसे बोल सकते हैं, तो उसमें जो सभी जो है काम करते रहेंगे। तो ये हमारा पैरेलल है सर्किट, ठीक है, पार्श्वक्रम समांतर क्रम। तो देखिएगा अगर यहाँ से जो वोल्ट की सप्लाई हो रही है, ठीक है, लाइट या करंट या विद्युत जा रही है, अगर सपोज ये खराब हो गया तो क्या ये काम करने बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होगा, ये जो है जलते रहेंगे। अगर ये खराब हो गया तो क्या ये दोनों बंद कर देंगे? नहीं, ये भी जो है चालू रहेंगे। कैसे? ये अगर इससे मान लो यहाँ से जो ये बंद हो जाता है, यहाँ से मतलब कि विद्युत अब नहीं जाएगी आगे, तो इधर होके इधर विभाजित होगी विद्युत, ठीक है, तो यहाँ पर पहुँच चुकी, परिपथ पूरा हो चुका, तो ये जल जाएगा। और यहाँ से जो सप्लाई होके इस यहाँ जा रही है, तो ये भी परिपथ पूरा हो रहा है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम जो है श्रेणी क्रम में लें, देखिएगा श्रेणी क्रम में हम लेते हैं, जैसे एक बल्ब यहाँ, फिर ये एक बल्ब यहाँ, एक बल्ब यहाँ। अगर जो ये वाला ख़राब हो जाता है, यानी कि ये तार ऐसे जो टच में था, अब ये अलग हो गया, यहाँ से परिपथ टूट गया, तो ये आगे वाले बल्ब नहीं जलेंगे, ठीक है। तो पार्श्व या समांतर क्रम में जो है ये जो जलते रहेंगे एक के खराब होने पर, लेकिन जो श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, कहाँ से जो ये निकलता है, तो अग्नाशय के द्वारा ये निकलता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, ट्रिप्सिन अग्नाशय के द्वारा निकलता है। नेक्स्ट है तत्व जो है फिर कल बाहर, सॉरी मैं इसकी ट्रिकी बोल रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी को सामान्यतः किस नाम के द्वारा जाना जाता है? इनके जो वर्ग है उसको जो, तो हेलोजन तत्व ये कहलाते हैं। देखेगा, चलते हैं हमारे यहाँ पर, तो 17 जो है ये वर्ग है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ठीक है, इसका नाम ध्यान नहीं है मुझे, तो ये जो है हेलोजन तत्व, हेलोजन समूह कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मधुमक्खी के द्वारा काटे गए स्थान पर क्या लगाने से राहत मिलती है, तो है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, तो Na2CO3। कैसे? ये Na2CO3 और ये NH, इसमें हाइड्रोजन देखिएगा, यहाँ पर 2 है सोडियम, यहाँ 1 है, तो एक सोडियम की जगह यहाँ पर स्थान ले लिया हाइड्रोजन ने,
तो देखिएगा आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र में जो है NaCO3 भी दिया रहेगा सोडियम कार्बोनेट का, अगर आपसे सूत्र पूछा जाता है। इसका हम डिस्कस करते हैं। सोडियम देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट पूछेगा तो ऑप्शन आपको देगा, ए देगा NaCO3, बी Na2CO3, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और NaSCO3 ये भी आपको देगा, और ये भी देगा आपको NaCO2, ये दे देगा। ठीक है, तो इसमें हम कंफ्यूजन हो जाते हैं जब एक जैसे देखने को मिलते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल नहीं होगा। देखेगा यहाँ पर जो आप इससे ध्यान रख सकते हैं NaCO3 से, ये हाइड्रोजन लगा तो हाइड्रोजन या बायो आएगा बीच में शब्द, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर नहीं आता है देन सोडियम कार्बोनेट अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखना इससे। देखिएगा Na के बाद एक H और है, यहाँ पर आपको डबल करना है। ए हाइड्रोजन का अगर हटा रहे तो इसको आप डबल कर देंगे। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट है, ये हो ही गया। लोहे को जो है कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? देखिएगा कार्बन उसमें हमें ऐड करना होता है, क्योंकि जो प्योर जो है लोहा वो मजबूत नहीं होता है। जैसे कि 24 कैरेट वाला गोल्ड भी जो है मजबूत नहीं होता है, इसलिए आपको कार्बन लोहे में बनाना, तो इसलिए जो है कार्बन जो है इसमें मिलाना होगा। सभी उसमें भी जो है मिलाया जाता है, गोल्ड में भी। ठीक है, नेक्स्ट है धावन जो सोडा होता है उसमें क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना, क्रिस्टलीकरण जो पानी है उसके लिए पूछा गया है, तो 62.9% तो उसमें क्रिस्टलीकरण पानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूलैंड्स की जो तालिका है, अष्टक सिद्धांत है, उसमें कोबाल्ट और निकिल को जो किसके साथ रखा गया? तो ये हेलोजन तत्व के साथ रखा गया, जबकि ये हेलोजन है ही नहीं। नेक्स्ट है कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहते हैं। ये जो आप कोशिका में देख सकते हैं, ये डॉट डॉट ये जो लगे हुए हैं, ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, इसमें जो है प्रोटीन का जो संग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम कोशिकांग का मतलब है कोशिका का अंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन, विस्थापन के परिवर्तन की दर किसे कहते हैं? विस्थापन में अगर परिवर्तित होगा, सीधी उसी बात है, वेग वो चल रहा है, d/dt। विस्थापन को अगर s से डिनोट करें तो ये ही हमारा वेग होता है। ठीक है, v बराबर d से परिवर्तन की दर आता है, तो आपको d/dt निकालना है, लिखना है, और ऐसे किसके सापेक्ष, किसके लिए? ठीक है, सापेक्ष अगर आता है तो उसको दर आता है, t का भाग देना है। ठीक है, परिवर्तन है तो d/d आंशिक होता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, देन आप इसे लाइक कर सकते हैं, और किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए या आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।